हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था पोलराइजेशन बाय पासिंग द अनपोलराइज्ड लाइट थ्रू स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड एज पोलरॉइड, और उससे बाहर आने वाली जो लाइट रहती है वो प्लेन पोलराइज रहती है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका एक ही प्लेन ऑफ वाइब्रेशन रहेगा। और कुछ इम्पोर्टेंट मैलस लॉ देखा था हमने, और इंटेंसिटी के बारे में थोड़ी बहुत बात की थी। जो सारे पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। इसके बाद है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन में क्या है कि मान लो ये एक बाउंड्री है सेपरेटिंग टू मीडिया। दिस मीडियम इज हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, दिस मीडियम इज हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। लेट अस अज्यूम कि दिस इज डेंसर एंड दिस इज रेयरर मीडियम। ये डेंसर है और अब यहाँ पे ये नॉर्मल है, नॉर्मल टू द प्लेन सरफेस, और ये लाइट आ रही है ऐसी। और एक चीज़ है कि ये जो मटेरियल है इसमें यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन होने वाला है, क्योंकि पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा तभी हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगा। तो यहाँ पे होता ये है कि एज दिस इज डेंसर मीडियम, तो रिफ्रैक्टेड रे will bend towards normal, and let us assume कि this is angle R। मेरे सिम्बॉल्स थोड़े अलग रहेंगे। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और कुछ लाइट जो है दैट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक। अब मेरा एंगल थोड़ा गलत हो गया क्योंकि ये भी एंगल I ही चाहिए, बट ठीक है, डायग्राम थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई है। क्यों गड़बड़ हो रही है, एक इम्पॉर्टेंट कारण है उसके लिए, वो मैं पहले बता दूँ। हाँ, सबसे पहले ये जो लाइट है, दिस लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये है अनपोलराइज्ड लाइट। और ये भी पार्शली पोलराइज हम बोल सकते हैं। अब क्या हो रहा है, फिर से एक बार बता रहा हूँ। व्हेन लाइट इंसिडेंस एट पर्टिकुलर एंगल, हर एक एंगल में ऐसा नहीं होगा कि किसी भी एंगल पे लाइट आ रहा है और रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ऐसा नहीं होगा। द लाइट शुड इंसिडेंस एट पर्टिकुलर एंगल ओनली, देन एंड देन ओनली यू विल गेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यानी जो रिफ्लेक्टेड लाइट रहेगा वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट रहेगा। एंड इन दैट केस ये जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड रिफ्रैक्टेड रे है, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेगी। वो परपेंडिकुलर बनाने की वजह से थोड़ी डायग्राम गलत होगी। अदरवाइज दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पता है आपको। तो फिर से एक बार, व्हेन लाइट इंसिडेंस एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, देयर इज अ रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन, and if this angle is angle of polarization, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन। if that angle is angle of polarization, in that case the reflected light is plane polarized light, and the angle between the reflected light and refracted light is 90 डिग्री। ये दोनों रेज जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। बस ये आपको जानना था। ये क्यों, कैसे, इसकी कोई खास जानकारी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। थोड़ा बहुत 2-4 लाइन में डिस्कशन दिया है, बट वो जाने दो, और कोई पूछने वाला नहीं है। इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना है, वो बस बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, तो ये फेनोमेना आप समझ में आ गया होगा आपको कि रिफ्लेक्टेड लाइट इज़ प्लेन पोलराइज्ड लाइट रहेगा। कब? जब इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ पोलराइजेशन। हर एक एंगल में रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज नहीं मिलेगा। इट शुड इंसिडेंस एट दैट पर्टिकुलर एंगल ओनली, दैट्स इट। ठीक है, अब ध्यान दो। अब मुझे आप बता सकते हो ये आर और ये आई में क्या रिलेशन है। तो ये आर आई एम राइटिंग यूजिंग इट हियर एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के मैंने आई ही यूज़ किया बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस, ये हमें पता है। अब ये आर और आई में रिलेशन क्या, पहले वो देख लेते हैं। हमें ये पता है कि मैं अगर ये टोटल साइड देखता हूँ तो ये 180 डिग्री एंगल है, तो आई कैन राइट आर प्लस आई प्लस ये बीच वाला एंगल कितना है, वो रहता है 90, क्योंकि अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट है
तो रिफ्रैक्टेड रे में और रिफ्लेक्टेड रे में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। और ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड कंडीशंस है, तो इसलिए क्यू का यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन जनरेट नहीं होना चाहिए। इट इज़ ऑब्जर्व दैट रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, सो r प्लस आई प्लस 90 इज इक्वल टू 180, यानी क्या, देयरफॉर r प्लस आई इज इक्वल टू 90। ये पहला कंक्लूजन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू n2 बाय n1, ये हमें पता है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू साइन ऑफ i डिवाइडेड बाय साइन ऑफ r। r है यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, सो n2 बाय n1 इज इक्वल टू साइन ऑफ i डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, क्या मैं r की जगह 90 माइनस आई लिख सकता हूँ? सो इट इज 90 माइनस आई। कहाँ से, r इज इक्वल टू 90 माइनस आई। इस इक्वेशन से मैंने r की जगह पे 90 माइनस आई लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, देयरफॉर अब देखो मैं थोड़ा सा अलग लिख रहा हूँ, साइन ऑफ i एंड साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉस ऑफ i इज इक्वल टू n2 बाय n1। साइन i अपॉन कॉस i इज tan ऑफ i which is equal to n2 minus n1, and hence the angle I, which is the angle of incidence, and that is also called as angle of polarization। कुछ और नाम है कि यहाँ पे, ठीक है, जाने दो। तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन I is equal to tan इनवर्स ऑफ n2 बाय n1। मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 बाय n1, उसको एक सिंबल दे देते हैं tan इनवर्स ऑफ n। सो I is equal to tan इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। सो एंगल ऑफ पोलराइजेशन I पूछा जाएगा और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाएगा। दे में आस्क यू फाइंड आउट एंगल ऑफ पोलराइजेशन। I को कहते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन। बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ क्या क्या हमने डिस्कस किया, इसको एक बार फिर से रिपीट करते थे। हमने पहले इसमें देखा कि यू कैन गेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट वाइल पासिंग थ्रू पर्टिकुलर मीडियम, पासिंग थ्रू पर्टिकुलर मीडियम, जिसको हमने कहा है पोलरॉइड। नेक्स्ट मेथड ऑफ पोलराइजेशन इज यू कैन गेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम पर्टिकुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये एक बात और याद रखना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों होना ज़रूरी है। कोई भी एक मेटल सरफेस है, मान लो मेटल सरफेस है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेटल सरफेस से आपको पोलराइजेशन मिलेगा। देयर हैज़ टू बी रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन, तभी आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगा। मेटल है तो मेटल में से लाइट पास नहीं हो सकता, हाँ उसमें से रिफ्लेक्ट हो सकता है, बट अगर रिफ्रैक्शन है ही नहीं तो वहाँ पे आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगा नहीं। सो दिस मीडियम मस्ट बी ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये याद रखना, तभी आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगा। ठीक है, सो ये उन्होंने शायद वहाँ पर भी कहा है आपके टेक्स्ट बुक में। हाँ जी, तो जब ये लाइट पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंस होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन। उसका सिंबल मैंने लिया है I। सो द रिफ्लेक्टेड रे विल बी प्लेन पोलराइज्ड। एट द सेम टाइम देयर इज अ रिफ्रैक्शन एंड angle between refracted ray and reflected ray will be 90 degree। ये हमने देख लिया, and that's why this total angle is 180 degree, and hence I can write r plus 90 plus I, r plus 90 plus I is equal to 180, and that means r plus I is 90। अब हम आगे बढ़ते हैं, for a refractive index of that medium। So refractive index of that medium is refractive index of second with respect to first is n2 by n1, absolute refractive index of second medium divided by absolute refractive index of first medium, and that is equal to sin I upon sin r। so n2 by n1, r की जगह पे मैंने 90 माइनस आई लिख दिया, 90 माइनस आई। आगे सो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और उसी के कारण साइन आई एज इट इज़, और ये साइन 90 माइनस आई की जगह पे कॉस आई लिख दिया मैंने, विच इज इक्वल टू n2 बाय n1, n2 बाय n1।
साइन अपॉन कॉस इज tan, tan ऑफ i इज 9/n1 एंड i इज tan इनवर्स ऑफ n2/n1. दिस इज कॉल्ड एज, यहाँ पे आपके पेज नंबर 167 पे नाम दिया है ब्रेविस्टर्स लॉ। और इसके ऊपर पुराने सिलेबस में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, हालांकि टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया है, सिर्फ आपकी बैच में से ये हटा दिया है, तो आपको बोर्ड में या सीईटी में भी शायद से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए टॉपिक में पढ़ा दिया है मैंने। थर्ड टाइप ऑफ पोलराइजेशन, हमने दो टाइप के पोलराइजेशन देखा। पहला पोलराइजेशन हमने देख लिया आफ्टर पासिंग थ्रू पर्टिकुलर सब्सटेंस, थ्रू पर्टिकुलर सब्सटेंस, यानी लाइट उस सब्सटेंस के आर पार जाता है, तो जो पार होने वाला लाइट है दैट विल बी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और वो सब्सटेंस जो है उसको हमने नाम दिया था पोलराइड या फिर पोलराइजर। दूसरा है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्टेड लाइट हेयर इट विल बी प्लेन पोलराइज्ड प्रोवाइडेड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ पोलराइजेशन, यानी ये एंगल आ रहा है तभी रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी प्लेन पोलराइज्ड, अदरवाइज लाइट विल नॉट बी प्लेन पोलराइज्ड। थर्ड मेथड है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। थर्ड है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, तो लाइट पर्टिकुलर एक मीडियम से पास हो रहा है जहाँ पे कुछ पार्टिकल्स स्कैटर हो गए हैं, आई मीन मीडियम में फैले हुए हैं, तो जो लाइट आएगा तो लाइट भी स्कैटर हो जाएगा एंड द स्कैटर्ड लाइट मे बी प्लेन पोलराइज्ड। तो इसके बारे में एक डिस्कशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, उसे आप पढ़ लो, बट उसमें कोई खास मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं है, तो कुछ खास न्यूमेरिकल्स भी उस पर नहीं बनेंगे, इसलिए वो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ और बोर्ड में तो उसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ एंड दैट next topic is very very important for your board as well as your CET exam and that is nothing but interference। अब जाके हम चैप्टर में शुरुआत कर रहे हैं। so the interference ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। अब इसके लिए फिर से हम वापस से यूज़ करेंगे हाइजेंस वेव थियरी। हाँ जी, पोलराइजेशन में हम हाइजेंस वेव थियरी को यूज़ नहीं करते क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमें बताती है कि हाइजन ने जो बताया था कि लाइट इज़ हैविंग लॉन्जिट्यूडनल वेव नेचर, वो गलत है। ये पोलराइजेशन से हमें पता चला। अब वापस से हम इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में फिर से हाइजेंस वेव थियरी को यूज़ करने वाले हैं। तो क्या है वो देखते हैं। आपको मैंने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये जो चैप्टर था इससे पहले वाला चैप्टर, उसमें मैंने बताया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और वही हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो इसलिए उसकी कंसेप्ट एक बार फिर से चाहिए तो रिवाइज कर लो, और वो पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हालांकि कंडीशन में एक बार फिर से रिपीट करूँगा, पर फिर भी पता होनी चाहिए। तो इंटरफेरेंस में क्या होता है कि देयर आर टू लाइट सोर्सेस एंड दे आर एमिटिंग वेव्स। अब यहाँ पे जो लाइट सोर्सेस हम एज्यूम करने वाले हैं वो दे आर हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ एंड दे आर इन अ सेम फेज। ऑफ कोर्स इसका कहते हैं कोहेरेंट लाइट सोर्सेस। क्या है वो बाद में देख लेते हैं, छोड़ो इसको। लेट अस एज्यूम कि बेसिकली ये क्या है, इसको समझने के लिए मेरे पास यहाँ पे दो लाइट सोर्स नहीं है, ये पानी है पूरा। एज्यूम करो कि ये पूरा पानी है और यहाँ पे S1 एंड S2, यहाँ पे मैंने दो पत्थर फेंक दिए। एक पत्थर यहाँ पे आया और दूसरा पत्थर S2 पे आया, S1 एंड S2 पे। क्या होगा यहाँ पे, आपको भी पता होगा कि जब भी आप पत्थर डालते हो तो पानी में ऐसे वेव्स क्रिएट होती है। वेव्स यानी क्रेस्ट एंड ट्रफ सरफेस पे आपको क्लियरली दिखाई देते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ जनरेट होते हैं और ये आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे दो तरह की लाइन्स आपको दिखाई दे रही है, एक सॉलिड लाइन है और दूसरी है डॉटेड लाइन। देखो क्या है, दिस इज द क्रेस्ट। देखो सॉलिड लाइन वो है क्रेस्ट और जो डॉटेड है, डॉटेड लाइन वो है ट्रफ। ठीक है, तो सॉलिड लाइन इज क्रेस्ट एंड डॉटेड लाइन इज ट्रफ। तो ये S1 S2, तो ये सॉलिड लाइन है, ये क्रेस्ट है S1 का, ये क्रेस्ट है S2 का। फिर ये है इसका ट्रफ S1 का और
ये इसका ट्रफ है, तो इन दोनों के क्रेस्ट एंड ट्रफ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। अब कुछ पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, जैसे कि ये यहाँ पे इसका ये क्रेस्ट और ये इसका क्रेस्ट S2 का क्रेस्ट यहाँ पे मिल रहा है, यानी दोनों के क्रेस्ट अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वहाँ पे जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम ऊपर जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पे ये ट्रफ जो है ये है S1 का ट्रफ और ये है S2 का ट्रफ, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो पार्टिकल नीचे जाएगा और उसकी जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट रहेगी वो भी मैक्सिमम रहेगी। और एक चीज़ नेक्स्ट, अब आप यहाँ देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला भी पॉइंट देखो, तो इसमें क्या पता चलता है, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि द क्रेस्ट इज मीटिंग ट्रफ। तो क्रेस्ट जो है वो ट्रफ को मिल रहा है, तो वहाँ पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पर भी वही हो रहा है, क्रेस्ट इज मीटिंग ट्रफ, और यहाँ पर भी वही हो रहा है, यानी व्हेन क्रेस्ट मीट्स ट्रफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी ज़ीरो। तो वहाँ पे ऐसी रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी वो ज़ीरो रहेगी। तो ये यहाँ से पता चलता है कि एट सम पॉइंट्स देयर इज़ मॉडिफिकेशन इन एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। तो ये जो मॉडिफिकेशन हो रहा है इसी को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। अब सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे पानी एज्यूम नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि ये दो लाइट सोर्सेस है, दे आर एमिटिंग सेम वेवलेंथ, और जब ये दोनों वेवलेंथ एक दूसरे को मिल रही है, जिस पैटर्न में ये दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो जहाँ पे क्रेस्ट है वहाँ पे क्रेस्ट को मिल रहा है, या फिर जहाँ पे ट्रफ को मिल रहा है वहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है। और अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो वहाँ पे इंटेंसिटी भी मैक्सिमम रहेगी। और जहाँ पे क्रेस्ट ट्रफ को मिल रहा है वहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका ज़ीरो है या मिनिमम है, तो वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी जो है वो भी मिनिमम रहेगी। तो अगर आप इन दो सोर्सेस के सामने एक स्क्रीन रखते हो तो ये स्क्रीन में आपको पता चल जाता है कि कुछ जगह पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है, फिर मिनिमम, मैक्स, फिर मिनिमम, फिर से मैक्सिमम और फिर मिनिमम इंटेंसिटी। तो देयर इज ऑन दैट स्क्रीन यू कैन सी दैट देयर आर ब्राइट बैंड्स, देन डार्क बैंड, देन ब्राइट बैंड, देन डार्क बैंड। और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस। एक ही सोर्स है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। हालांकि मैं बोर्ड पे बहुत अच्छे डायग्राम नहीं बना सकता, बट दे हैव शोन दिस फिनोमेना ऑन पेज नंबर 169। फिगर है 7.10, फिगर 7.10 यंग्स इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो बेसिकली, वो भी मैं बता रहा हूँ अभी। तो उसमें उन्होंने एक डायग्राम बनाई है, वहाँ पे क्लियरली उन्होंने दिखाया कि किस तरह से क्रेस्ट को मिल रहा है, ट्रफ को मिल रहा है, कैसे डार्क बैंड ब्राइट बैंड हो रहा है। देखो ब्राइटनेस कहाँ बढ़ेगा, ब्राइटनेस वहाँ बढ़ेगा जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। डिस्प्लेसमेंट दो जगह पे मैक्सिमम हो सकती है, जब क्रेस्ट को मिलेगा या ट्रफ को मिलेगा, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम और वहाँ पे ब्राइटनेस भी मैक्सिमम रहेगी। डार्कनेस यानी डार्क पॉइंट कहाँ मिलेगा, मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट कहाँ मिलेगा, जहाँ पे क्रेस्ट ट्रफ को मिल रहा है वहाँ पे आपको मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट मिलेगा। तो दैट विल गिव यू डार्क बैंड। और इस पूरा वहाँ पे डायग्राम जो है उस डायग्राम 7.10 में दिखाया गया है। नाउ वो जो एक्सपेरिमेंट, आई होप आपको ये इंटरफेरेंस अभी समझ में आ गया होगा। तो अब एक और चीज़ है यहाँ पे कि हमारे रूम में अगर दो बल्ब हैं, दो लाइट सोर्सेस है, एक ही रूम में दो लाइट सोर्स है, तो हमें ये इंटरफेरेंस क्यों नहीं दिखता। तो उसका कारण ये है कि यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। अगर आपको एक स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट करना है, देखना है स्क्रीन पे, तो ये बड़े बड़े बल्ब किसी काम में नहीं रहेंगे। उसके लिए एक लेबोरेटरी सेटअप है और उसके लिए जो कंडीशंस है, कुछ 10 कंडीशंस या 10 या 9 कंडीशंस आपके टेक्स्ट बुक में दी है, कंडीशंस टू ऑब्टेन स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी आपको स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, अदरवाइज आपके डेली रूटीन लाइफ में आपको इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये लेबोरेटरी में ही आप ज़्यादातर देख सकते हो।
ठीक है। नाउ लेट अस प्रोसीड टू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ये यंग्स ने पहला जो इंटरफेरेंस अगर किसी ने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया तो वो दिखाया था यंग्स ने। तो ये क्या उसने सेटअप किया था वो भी उसी डायग्राम में जो मैंने अभी बताई थी आपको 7.10 में उन्होंने बताया कि व्हाट वाज एक्चुअली द सेटअप डन बाय यंग्स। देखते हैं वो क्या सेटअप है। हाँ जी, तो देखते हैं ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यंग्स ने क्या किया, ही यूज्ड अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, और इस लाइट सोर्स के सामने एक ओपेक शीट रख दी, और इस ओपेक शीट में उसने क्या कर दिया, 2 पिन होल्स बना दिया। नाउ दिस इज अ सिंगल सोर्स S and he derived 2 point sources S1 and S2 using the single source, क्योंकि यहाँ से जो लाइट जाएगा वो पूरा ये एरिया कवर करेगा। सो ये लाइट यहाँ से बाहर आया, सो दिस टू आर एक्टिंग एज 2 सोर्सेस, 2 पॉइंट सोर्सेस। और ये 2 पॉइंट सोर्सेस के सामने उसने एक स्क्रीन रख दिया, और इस स्क्रीन पे उसे डार्क बैंड एंड ब्राइट बैंड दिखाई दिए, जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर 7.10, उसमें उन्होंने रेड लाइंस एंड ब्लू लाइंस यूज़ की है। सो दिस रेड लाइंस इंडिकेट्स द पॉइंट एट विच द क्रेस्ट इज मीटिंग ट्रफ। मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बस मैं ये बता रहा हूँ सेटअप क्या था। सेटअप ये था कि उसके पास एक सिंगल सोर्स उसने ले लिया, सिंगल सोर्स के सामने एक ओपेक शीट रख दी, और उस ओपेक शीट में उसने 2 पिन होल्स बना लिए। नाउ दिस पिन होल्स S1 एंड S2 दे आर एक्टिंग एज 2 लाइट सोर्सेस, और यहाँ से जो आने वाली लाइट है ये लाइट रेज एक दूसरे को मिलेंगे, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा इंटरफेरेंस पैटर्न। नाउ व्हाट इज इंटरफेरेंस पैटर्न? इंटरफेरेंस पैटर्न यानी डार्क बैंड ब्राइट बैंड आपको दिखाई देंगे। वहाँ पे उसने रेड लाइन इज यूज टू इंडिकेट द पॉइंट्स एट विच द क्रेस्ट इज मीटिंग ट्रफ, एंड देयर इज ऑल्सो ब्लू लाइन इंडिकेट्स द क्रेस्ट मीटिंग क्रेस्ट और ट्रफ मीटिंग ट्रफ। तो रेड लाइन इंडिकेट्स मिनिमम इंटेंसिटी यानी डार्क पॉइंट्स, एंड द ब्लू लाइन इंडिकेट्स मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी ब्राइट पॉइंट्स या फिर ब्राइट बैंड्स। तो ऐसे बैंड्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे इस पूरे स्क्रीन के ऊपर, और दैट्स इट। तो ये इस एक्सपेरिमेंट, ये बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट उसने किया था, और इसके ज़रिए आप घर में थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो, बट ये डायमेंशंस जो है वो बहुत ही कम चाहिए, तो आगे हमें पता चलेगा कितने कम चाहिए। तो घर में भी ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छी तरह से आप नहीं कर सकते, इसके लिए आपको प्रॉपर एक डार्क रूम रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इसका एक मैथमेटिकल एनालिसिस हमें करना है, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी व्हेन 2 वेव्स कमिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, मान लो यहाँ से एक वेव आ रही है और एक यहाँ से वेव आ रही है, ये दोनों वेव्स इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है वेदर इट विल बी डार्क और ब्राइट, तो ये कहाँ से पता चलेगा कि वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। फॉर दिस पॉइंट टू बी ब्राइट यानी हमें चाहिए वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस है दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, यानी इन जनरल n लैम्डा। और अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करता हूँ तो फेज डिफरेंस शुड बी ज़ीरो, फिर इट शुड बी 2 पाई, देन 4 पाई, 6 पाई, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई। रिमेंबर इट यू कैन नॉट टेक इट एज अ पाई, 3 पाई, 4 पाई, क्योंकि वो ऑड मल्टीपल यानी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, दैट रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगेन देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है।
तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस में जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए दोनों वेव्स में, ये दो वेव्स जो है ये यहाँ पे मिलेंगी, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस अगर डिस्ट्रक्टिव आपको चाहिए तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए इट शुड बी λ/2, 3 λ/2, रादर ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 यानी 2n-1 λ/2। या फिर अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करता हूँ, सो द फेज डिफरेंस, करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस शुड बी पाई, 3 पाई, 5 पाई यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अगर ये कंडीशंस है तो आपको मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी दिस पॉइंट विल बी डार्क। अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो ये पाथ डिफरेंस या फिर ये फेज डिफरेंस की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये कंडीशन फिर से एक बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे का जो एनालिसिस है उसमें हमें पता चले। और यही कंडीशंस क्यों, इसके बारे में हमने थियरी पढ़ी थी सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स में, तो एक बार उसे फिर से रिवाइज करो और अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इसको अगर मान लो मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ किस तरह से, कि यही कंडीशन से मान लो दो वेव्स यहाँ पे मिल रही हैं, तो चलो ये कुछ इस तरह से आ रही है, ये दो सोर्सेस जो है, मैं थोड़ा अलग डायग्राम बना रहा हूँ अभी, ये एक वेव आ गई और दूसरे सोर्स से भी ये एक वेव ऐसी आ गई, थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे एक पता चलता है कि ये भी, इसका भी एक साइकिल आ रहा है और इसका भी एक साइकिल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यानी अब ये जो पॉइंट है वो अभी ऊपर जाने वाले, दोनों वेव्स के लिए ये पॉइंट अभी ऊपर जाने वाला है। तो ये दो पॉइंट जो है यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि क्रेस्ट क्रेस्ट को मिल रहा है। पर अगर मान लो कि दूसरी केस अगर मुझे दिखानी है, दिस रिप्रेजेंट्स कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसमें पाथ डिफरेंस जो ज़ीरो है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि फेज डिफरेंस भी ज़ीरो है। लेकिन अगर मुझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की केस बतानी है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन कुछ इस तरह से रहेगी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके दो साइकिल हो गए हैं और इसका आधा ही साइकिल, 1.5 साइकिल हो गया, 1.5 साइकिल, यानी इसका जब यहाँ पे क्रेस्ट होने वाला है तो इसका यहाँ पे ट्रफ होने वाला है, यानी यहाँ पे क्रेस्ट इज मीटिंग ट्रफ। तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया, ये 2 साइकिल और ये 1.5 साइकिल, λ/2। तो इसलिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है λ/2। तो ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये कंडीशंस कहाँ से है। ऑलरेडी ये कंडीशंस हमने पढ़ी हैं फ्रॉम द चैप्टर सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, जिसमें है ये नाम भी आपको याद होंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये नाम हमने देखे थे। बेसिकली ये चैप्टर में पहले कैसा था कि पहले उन्होंने कंडीशन दी थी और बाद में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया था। अच्छा, ये नाम में कुछ शब्द है वो हमें पहले जाने। यंग्स साइंटिस्ट का नाम है। डबल स्लिट, ये जो ओपनिंग है यहाँ पे जहाँ से लाइट आ रहा है, S1 एंड S2, ये ओपनिंग, ये इसको कहते हैं स्लिट। डबल स्लिट क्यों, यहाँ पे 2 स्लिट्स, 2 लाइट सोर्स, दिस स्लिट्स आर एक्टिंग एज अ लाइट सोर्सेस। तो ये छोटे छोटे जो सोर्सेस है, पिन होल्स बेसिकली उसने बनाए थे, बहुत छोटे पिन होल्स उसने बनाए थे, और इन पिन होल्स में जो आने वाली लाइट है वो स्क्रीन पे बेसिकली एक दूसरे को ये रेज मिले और जहाँ से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिला। तो ये पिन होल्स दे आर एक्टिंग एज अ स्मॉल लाइट सोर्सेस, उसको उन्होंने कहा है स्लिट। तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमें पता चला कि लाइट का इंटरफेरेंस भी हमें मिल सकता है। तो ये डिस्कशन यहाँ पे बहुत सारा दिया है आपके टेक्स्ट बुक में। ओके, एक और नाम यहाँ पे दिखाई देता है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। सो व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट? ये जो दो सोर्सेस ऑफ लाइट जो है, दे शुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ एंड दे शुड हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन टू। यानी मान लो दो सोर्सेज के बीच में फेज डिफरेंस है, मान लो फाई, ये फेज डिफरेंस है दोनों सोर्सेज के बीच में, तो एट एनी टाइम द फेज डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेज शुड बी फाई ओनली, इट शुड नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये टाइम के साथ चेंज होता है तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखाई देगा। तो ये इतनी भयंकर कंडीशन है, तो ये इसके लिए अगर आप दो अलग अलग लाइट सोर्सेज यूज़ करोगे
तो ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं रही, देन टू सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट। अगर आप दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज यूज़ कर रहे हो तो दे नेवर बी कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये आइडिया आपको यूज़ करनी पड़ेगी। क्या है इसमें, एक ही सोर्स से दो अलग अलग सोर्सेज बनाए, एक ही सोर्स से दो अलग अलग सोर्सेज बनाए, तो जो कि ये सेम लाइट आ रहा है दोनों सोर्सेज पे, तो नेचुरली दे विल बी कोहेरेंट सोर्सेज ओनली, क्योंकि इनकी तरफ जो आने वाली लाइट है वो सेम सिंगल सोर्स से आ रही है। एंड दिस इज़ द ओनली मेथड टू गेट कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बेसिकली ये उस कंडीशन में आता है, व्हाट इज़ द कंडीशन टू ऑब्टेन स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि द टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट। तो ये कंडीशंस है। अब ये इसका जो मैथमेटिकल एनालिसिस है वो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें हम कुछ डेरिवेशंस करने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंक्लूजन के ऊपर हम आने वाले हैं, जिसके ऊपर आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स, कई सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। सो अभी के वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही।